टॉपिक है हमारा हीट। इसको हम डिस्कस करते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं, अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करते हैं। हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी की एक किस्म है दैट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट, जो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से यानी गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ ट्रेवल करती है। हीट जो है हीट हमेशा गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे की तरफ जाती है। हीट हमेशा गर्म ऑब्जेक्ट से गर्म जिस्म से ठंडे की तरफ बहती है। वी यूज़ द टर्म टेम्परेचर। हम टेम्परेचर की टर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हम रोज़ाना की ज़िंदगी में एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर की, टू मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की ठंडक या गर्माइश मालूम करने के लिए, गर्माश या कोई जिस्म कितना ठंडा है या कितना गर्म है, ये मालूम करने के लिए, इसकी पैमाइश के लिए हम जो इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोज हाउ मच हॉट और कोल्ड दैट ऑब्जेक्ट इज। किसी चीज़ का टेम्परेचर ये बताता है कि वो चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। जिस चीज़ से टेम्परेचर आप मेजर करते हैं उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। ऐसा आला जिससे टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। अच्छा, नीचे एक छोटी सी लेट अस थिंक दिया हुआ है कि व्हाई डू वी वेट दैट हॉट टी शुड टर्न लेस हॉट वेयर एज वी रेडीली ड्रिंक अ कोल्ड ड्रिंक टू अवॉइड इट बिकमिंग वार्म। हम एकदम जो है अपना व्हाई डू वी वेट दैट हॉट टी शुड टर्न लेस हॉट वेयर एज, हम गर्म चाय का ठंडा होने का इंतज़ार क्यों करते हैं जबकि हम फौरी तौर पर ठंडी चीज़ें पी लेते हैं। तो इसका आंसर ये है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो और जो एक्सटर्नल जो भी चीज़ आप दे रहे हैं वो तकरीबन मैच करना चाहिए, और अगर मैच नहीं करेगा तो वो कोई ना कोई डिफेक्ट का बायस बनता है, किसी नुकसान का बायस बन जाता है। तो इससे बचने के लिए हम जो है वो जो गर्म चाय होती है उसको थोड़ा ठंडा करते हैं, ठंडा करके पी लेते हैं। जब जो हम ठंडी चीज़ें उनको पी लेते हैं टेम्परेचर तकरीबन सेम ही रहता है। दो स्केल दिए हुए हैं, ग्लास ट्यूब, ये ग्लास के बने होते हैं, इनके अंदर मरकरी होता है जिसको हम पारा कहते हैं, और ये यहाँ पर डॉट की शक्ल में होता है। जैसे ही कोई चीज़ हॉट चीज़ के साथ ही थर्मोमीटर टच करते हैं, किसी भी हॉट चीज़ के साथ टच करने के बाद ये पारा जो होता है ये यहाँ से ऊपर बुलंद होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये जाता है, यहाँ पर सामने स्केल लगा हुआ है, ये सेल्सियस है, सेंटीग्रेड स्केल इसको बोलते हैं, और ये फ़ारेनहाइट स्केल है, फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर है। दोनों के ऊपर टेम्परेचर जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा जी, थर्मोमीटर एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। थर्मोमीटर और टेम्परेचर मेजर करने के लिए टेम्परेचर की पैमाइश की मुख्तलिफ इकाइयाँ। When the bulb of a thermometer touches a hot object, जब थर्मोमीटर का बल्ब जो होता है, बल्ब यही जिसको मैंने अभी आपको दिखाया है, ये इसका बल्ब होता है, यहाँ पे किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता है तो मरकरी और अल्कोहल, इसके अंदर दो चीज़ें, मरकरी पारा भी हो सकता है और अल्कोहल भी होती है। अल्कोहल प्रेजेंट इन इट्स बल्ब एक्सपेंड्स, तो इसके अंदर जो ये मरकरी या अल्कोहल पाई मौजूद होती है वो एक्सपेंड होकर ऊपर चली जाती है। सो इट राइजेज इन द ग्लास ट्यूब ऑफ थर्मोमीटर, तो ये इस थर्मोमीटर के ट्यूब के अंदर ऊपर जाना शुरू हो जाती है, बढ़ती है, राइज हो जाती है, ऊपर चली जाती है। सिमिलरली व्हेन द बल्ब टचेज अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, इसी तरह ये बल्ब जब किसी ठंडी चीज़ को टच करता है, छूता है, द मरकरी और अल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये मरकरी जो होता है वो सुकड़ जाता है, तो ये नीचे आ जाता है। सो इट फॉल्स डाउन, ये नीचे गिर जाता है इन द ग्लास ट्यूब ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की ग्लास ट्यूब के अंदर। डॉक्टर यूजुअली मेजर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, डॉक्टर अमूमन जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर मेजर करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एफ डिग्री, ये अक्सर इस सिंबल एफ डिग्री के साथ लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड इज आल्सो यूनिट ऑफ टेम्परेचर, सेल्सियस या सेंटीग्रेड, जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो भी एक यूनिट है, उसमें भी मेजर करते हैं। इट इज़ रिटन एज डिग्री सेल्सियस, इसको हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं। We usually use degree centigrade units. We usually use degree centigrade units to describe the condition of weather. हम अक्सर
जो हमारा मौसम का हाल है या मौसम का टेम्परेचर है उसको उसकी हालत को बताने के लिए डिग्री सेल्सियस इकाई यूनिट जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि आज कितना टेम्परेचर है जी, आज 30 डिग्री सेल्सियस है, आज 25 डिग्री सेल्सियस है। तो अमूमन हम सेल्सियस के लिए वेदर के लिए हम सेल्सियस को इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस बाई जनरेटर। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये जनरेटर प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने टॉपिक को डिस्कस किया था। द इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू आवर होम्स, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों को आती है थ्रू वायर्स, तारों के जरिए। सेल्स एंड बैटरीज आर आल्सो द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल छोटे या बैटरीज ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक जरिया हैं। दीज आर यूज इन टॉयज, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? अक्सर आपने टॉयज बच्चों के खिलौनों में देखा होगा। टॉर्च, घर में जो टॉर्च आप लगाते हैं इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये सेल्स और बैटरीज इस्तेमाल होती हैं। क्लॉक, घड़ी में जो आपकी वॉल क्लॉक होती है दीवार के साथ, एंड रिमोट कंट्रोल एक्सेट्रा, और रिमोट कंट्रोल के अंदर जो बैटरीज इस्तेमाल होती हैं जिनको सेल कहते हैं, उनके अंदर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही यूज़ हो रही थी। वी यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर रनिंग मेनी डिवाइसेस इन आवर होम्स। हम अपने घरों में बहुत सी डिवाइसेस चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक हीट, लाइट एंड साउंड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हीट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके हीट में भी लाया जा सकता है, उसको लाइट में भी लाया जा सकता है, उसको साउंड में भी लाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा क्विज दिया हुआ है। वाई डज द हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम? गर्म चाय थोड़ी देर के बाद ठंडी क्यों हो जाती है? तो अभी हमने पढ़ा ऊपर के जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ आता है। जो इन्वायरमेंट होता है चाय के आसपास में वो ठंडा होता है और चाय उसकी निस्बत गर्म होती है, तो गर्म से ठंडे की तरफ आती रहती है। तो इसलिए उसका टेम्परेचर जैसे ही गर्म ठंडे की तरफ आएगा तो टेम्परेचर उसका कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाती है। चलिए इस पेज के ऊपर देखें, यहाँ पर दिया हुआ है कुछ 2-3 चीज़ें हैं। इन हीटर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट। जो हीटर आप घर में इस्तेमाल करते हैं, बिजली वाला हीटर, इलेक्ट्रिकल हीटर, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में तब्दील हो जाती है। इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, जो हमारे बल्ब हैं रोशनी के जो हम इस्तेमाल करें, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में चेंज हो जाती है। इन लाउड स्पीकर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू साउंड, और लाउड स्पीकर जो मस्जिद में होते हैं या किसी और जगह पे नस्ब होते हैं, उनमें जो आवाज़ होती है वो किस में चेंज हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होकर साउंड एनर्जी में आ जाती है। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, सादा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा रास्ता है, पाथ है, जिसके थ्रू करंट बह के जाती है और डिवाइस को ऑन करती है। कोई भी डिवाइस उसके आगे लगी, चाहे बल्ब है, फ्रिज है, मशीन है, कुछ भी है। द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट बहने का जो रास्ता है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। लेट अस मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सादा सा सर्किट नीचे दिखाया गया है। इसमें एक्टिविटी के अंदर गिवन है, फिक्स अ टॉर्च बल्ब इन अ होल्डर। एक बल्ब जो है वो आप इस होल्डर के अंदर आपने यहाँ फिक्स किया है। यूज मेटल वायर्स टू जॉइन द बल्ब विद द सेल और बैटरी एंड द स्विच एज शोन इन द डायग्राम। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, मेटल वायर्स के साथ आपने इसको स्विच के साथ और बैटरी के साथ जोड़ देना है। एक सिरा इसका स्विच के अंदर आना चाहिए और दूसरा सिरा उसका बैटरी यानी सेल की तरफ आना चाहिए। टर्न द स्विच ऑन, स्विच को ऑन कर दें। डज द बल्ब लाइट अप, क्या बल्ब जल गया है? नाउ टर्न द स्विच ऑफ, वाई डज नॉट द बल्ब रिमेन लाइटेड। ये आप इसको ऑफ कर दें, बटन या स्विच ऑफ कर देंगे जब, तो ये पूछ रहा है कि ऑफ क्यों हो गया है, ये लाइटेड यानी रोशन क्यों नहीं रहा, ऑफ क्यों हो गया। तो नीचे इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है। व्हेन द स्विच इज टर्न्ड ऑन, जब से ही आप स्विच टर्न ऑन करते हैं, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीटेड, तो इलेक्ट्रिक सर्किट का पाथ जो है वो कंप्लीट हो जाता है, एंड द बल्ब इज लाइटेड, और बल्ब जल जाता है। तो जैसे ही उसको ऑफ करते हैं तो इलेक्ट्रिकल वायर जो होती है, यहाँ से ये स्विच है, तो जैसे ही इसको बटन को आप ऑन करते हैं तो इसके अंदर छोटा सा कनेक्शन लगा होता है,
जो कि इस केबल को और इस केबल को आपस में जोड़ देता है, एक ब्रिज का काम करता है। ऑन होने पर फिर करंट फ्लो करना शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे इसको ऑफ करते हैं तो ये वाला जो ब्रिज वाला काम था यहाँ पर, वो ऊपर आने की वजह से इस वायर और इस वायर के दरमियान कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, करंट को आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता, इसलिए बल्ब ऑफ हो जाता है। अच्छा जी, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्ट में इस लेसन के अंदर। हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में क्या चीज़ मेंशन हुई है? लेकिन ये एक्सरसाइज में सबसे पहले टिक द करेक्ट आंसर्स। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो चार दिए गए इनमें से कौन सा एनर्जी की किस्म नहीं है? लाइट, साउंड, वाटर एंड हीट। तो करेक्ट आंसर है इसका वाटर, ये एनर्जी की टाइप नहीं है। दूसरा है वी हियर एको व्हेन साउंड। हम एको सुनते हैं। वी हियर एको व्हेन साउंड। हम एको उस वक्त सुनते हैं जब आवाज़ को क्या होता है, ये चार ऑप्शन है उनमें से दिया हुआ, रीचेज अस डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स। एको उस वक्त सुनाई देती है जब आवाज़ डायरेक्ट हमारे पास आती है कानों में, या कम्स आफ्टर बाउंसिंग बैक फ्रॉम अ वॉल एट अ सर्टेन डिस्टेंस। या एको हमें उस वक्त सुनाई देती है जब एक फासले के ऊपर मौजूद दीवार से टकरा कर आवाज़ वापस आती है, या कम्स फ्रॉम अ लाउड स्पीकर, या जब लाउड स्पीकर से आती है तो उस वक्त एको आती है, या इज़ वेरी लाउड, या जब आवाज़ ज़्यादा ऊंची हो तो उस वक्त आती है। तो हमने पढ़ा था कि इसमें ये जो बी ऑप्शन है, कम्स आफ्टर बाउंसिंग बैक फ्रॉम अ वॉल एट अ सर्टेन डिस्टेंस, ये उसका सही आंसर है कि जब आवाज़ किसी चार जगह से टकराती है, टकरा कर वापस आती है तो उसको हम एको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसने पूछा है, हाउ मेनी नेक्स्ट है हाउ मेनी कलर्स इन द सनलाइट। हाउ मेनी कलर्स प्रेजेंट इन सनलाइट। सूरज की रोशनी के अंदर कितने कलर होते हैं, कितने रंग होते हैं? तो हमने पढ़ा था ये 7 रंग होते हैं उसके अंदर। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा है इफ यू टेक योर हैंड नियरर टू द लैम्प देन टू द वॉल। अगर आप अपने हाथ को लैम्प के नज़दीक ले जाएं, यानी दीवार से दूर हो, देन टू द वॉल द शेडो ऑफ योर हैंड, तो आपके हाथ का जो शेडो होगा वो कैसा होगा? विल नॉट फॉर्म, बनेगा नहीं। विल बी स्मॉलर, छोटा होगा। विल बी बिगर, बड़ा होगा। विल बी ऑफ द सेम साइज, या उसी तरह का होगा। तो हमने देखा कि जैसे ही आप शेडो हाथ अपना आगे लेके आते हैं तो शेडो बड़ा होता जाता है। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप खुद घर पे भी कर सकते हैं। अपने हाथ को बैटरी जलाएं रात को अंधेरे कमरे में और रात को आगे लेके जाएं तो देखेंगे कि जो पीछे वाल के ऊपर उसका शेडो बन रहा है वो कितना बड़ा होता जा रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज के ऊपर जो हमारी एक्सरसाइज का पोर्शन है इसको हम देखते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है एक दूसरी शक्ल में, हम इसको चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म का मतलब दूसरी शक्ल में चेंज हो सकती है। कौन कौन सी? हीट, लाइट, साउंड, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा। उसके बाद राइट शॉर्ट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। कैन लाइट एंड हीट ट्रेवल थ्रू स्पेस? Why sound cannot travel through space? How do we sense the buzzing of a mosquito? Into which two forms the electrical energy is transformed into a television when we can see rainbow? तो इन क्वेश्चंस को हम स्लाइड से डिस्कस करते हैं और फिर आगे चलते हैं कि उसमें क्या बयान हुआ। कैन लाइट एंड हीट ट्रेवल थ्रू स्पेस? क्या लाइट यानी रोशनी और हीट हरारत स्पेस में से गुजर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, लाइट एंड हीट कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस। ये दोनों स्पेस में से गुजर सकती हैं। एग्जांपल, मिसाल के तौर पर सनलाइट है। जब सनलाइट स्पेस में से आती है तो हमारे पास पहुंचती है, उसमें हरारत भी होती है, रोशनी भी होती है। वाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू स्पेस? आवाज़ जो है वो स्पेस में से क्यों नहीं गुजर सकती? सिंस इन स्पेस नो मीडियम एग्जिस्ट, क्योंकि स्पेस खला के अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू
स्पेस, इसलिए साउंड जो है वो स्पेस में से गुजर नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर कोई शय मौजूद नहीं है और साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ये वजह है कि साउंड जो है वो उसमें से नहीं गुजर सकती। हाउ डू वी सेंस बजिंग ऑफ अ मॉस्किटो? मच्छर की जो बज यूं की आवाज़ आती है हमारे कान में, वो कैसे आती है? बजिंग ऑफ मॉस्किटो ट्रेवल्स थ्रू एयर टू आवर ईयर्स, दस वी हियर इट। वो जैसे ही आके बजिंग करता है तो हवा के थ्रू वो बजिंग जो होती है उसकी बिनबिनाहट जो है हमारे कानों के अंदर दाखिल होती है और हम कानों के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है और वाइब्रेशन की मदद से हम उसको सुन सकते हैं। into which two forms the electrical energy is transformed in television? जो आपका टीवी है उसके ऊपर किन दो इकसाम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बिजली की एनर्जी आपने बिजली लगाई होती है उसके साथ पीछे से ऑन करने के लिए, तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होकर किन दो शक्लों में चली जाती है? तो वाज़े आपको नज़र आता है, एक तस्वीर बनती है और एक आवाज़ आती है। तो आंसर है साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। आवाज़ की तवानाई में तब्दील हो जाती है और लाइट एनर्जी में तब्दील हो जाती है। When can we see rainbow? How it is formed? इसके ये दो सवाल हैं, दो पार्ट हैं इसके। हम रेनबो कब देख सकते हैं और हाउ इज इट फॉर्म, इसके बनने का तरीक़ाकार क्या है। वी कैन सी रेनबो इफ सन शाइन्स इमीडिएटली आफ्टर रेनफॉल। हमें अमूमन उस वक्त नज़र आती है, बल्कि नज़र ही उस वक्त आती है जब बारिश के फ़ौरन बाद सूरज चमकना शुरू हो जाए। वी कैन सी रेनबो, हम रेनबो देख सकते हैं। वी कैन सी रेनबो, हम रेनबो से देख सकते हैं। इफ सन शाइन्स, अगर सन चमकता है, सूरज चमकता है, इमीडिएटली फौरी तौर पर आफ्टर रेनफॉल, बारिश होने के बाद, उस वक्त हमें कोसे कज़ा या रेनबो नज़र आती है। अच्छा, दूसरा पार्ट था कि हाउ इज़ इट फॉर्म, ये बनती कैसे है। रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू सस्पेंडेड रेन ड्रॉपलेट्स इन एयर। तो ये उस वक्त बनती है जब बारिश के कतरे जो कि हवा में मुअल्लक रह जाते हैं, सनलाइट पासिस थ्रू, आप जब सूरज की रोशनी गुजरती है, सस्पेंडेड मुअल्लक लटकते हुए रेन ड्रॉपलेट्स, बारिश के कतरों में से इन एयर, हवा के अंदर मौजूद जो रेन ड्रॉप्स हैं, ड्रॉपलेट्स बारिश के कतरे, उनके अंदर से जब सूरज की रोशनी गुजरती है तो वो उसको 7 रंगों में बटा देते हैं और बैक साइड के ऊपर आपको नज़र आती है रेनबो। तो ये थे क्वेश्चंस जिनको हमने डिस्कस किया है। एक्सरसाइज का बाकी पोर्शन चेक करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज और इसका बकाया पोर्शन कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, किस तरह के रिस्पांस आएगा ये सवाल आते हैं। इफ़ वी ब्रिंग अ थर्मोमीटर नियर अ लाइट बल्ब, अगर हम जलते हुए बल्ब के पास थर्मोमीटर को लेके आए, विल द थर्मोमीटर शो चेंज इन टेम्परेचर, क्या थर्मोमीटर में कोई टेम्परेचर तब्दीली होगी, टेम्परेचर क्या तब्दील होना शो करेगा। इफ़ यस, वुड द टेम्परेचर राइज और फॉल, एक्सप्लेन, क्या टेम्परेचर राइज होगा या फॉल होगा, तो इसको वजाहत करें। तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो राइज होगा और इसलिए राइज होगा, एक्सप्लेन, इसकी वजाहत ये है कि टेम्परेचर, चूँकि लाइट जो निकल रही है बल्ब के अंदर से, उसके अंदर हीट होती है और हीट जो है वो हॉट होती है, तो बल्ब, थर्मोमीटर का बल्ब जो है, थर्मोमीटर वाला बल्ब, जैसे ही उस हीट को फील करता है तो इसके अंदर से वो बल्ब मरकरी या अल्कोहल ऊपर जाएगा, राइज करेगा। तो ये इसका आंसर है जी, यस इट विल राइज बिकॉज इट रिसीव्स हीट फ्रॉम द बल्ब। यू आर होल्डिंग अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर इन अ रूम, एक कमरे के अंदर आप ठंडे पानी का गिलास आपने हाथ में पकड़ा हुआ है। द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट थिंग इज एज फॉलो, तो उस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है, मुख्तलिफ चीज़ों का टेम्परेचर वो कुछ इस तरह से है। आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, यूर टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ वाटर, पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ द रूम इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो कमरे का दर्जा है कितना है, रूम आपका अपना दर्जा है कितना है और पानी का इतना है। तो करना क्या है, ड्रा एरोज इन द पिक्चर टू शो द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो। तो इसमें एरो ड्रा करना है कि कैसे हीट फ्लो करेगी। तो ये ऑलरेडी इस पिक्चर में ड्रा किए हुए हैं। ये वाला एरिया जहाँ पर मैं, ये मेरा पॉइंटर है, यहाँ पर देखें कि आप ये रूम है, ठीक है।
और इसका टेम्परेचर जो है उन्होंने बताया कि 30 डिग्री सेल्सियस। और ये हैंड है आपका जिसमें बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस और ये 5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है ग्लास का। तो उसूल ये है, प्रिंसिपल ये है इसका कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगा। तो इस गिलास की निस्बत, इस गिलास पानी की निस्बत ये भी हॉट है और आपका हाथ भी हॉट है, कमरा भी हॉट है और ये भी। तो कमरे से भी टेम्परेचर फ्लो करके आप इस गिलास की तरफ आएगा और आपके हैंड से भी टेम्परेचर फ्लो करके गिलास की तरफ जाएगा, प्लस आपके हैंड से यहाँ से कमरे के अंदर भी जाएगा, क्योंकि आपके हैंड का टेम्परेचर कमरे से भी ज़्यादा है और गिलास से भी, तो इन दोनों की तरफ जाएगा। जबकि रूम का टेम्परेचर सिर्फ गिलास की तरफ आएगा और यहाँ पर कमरे का टेम्परेचर जो है वो गिलास की तरफ आएगा। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सिद्रा हैज़ अ रिफ्लेक्टर इन हर टॉर्च। सिद्रा एक लड़की है, उसके पास एक रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर टॉर्च है, यानी टॉर्च के साथ रिफ्लेक्टर लगा हुआ है फोकस करने के लिए। देयर इज़ नो रिफ्लेक्टर इन द टॉर्च ऑफ अली। अली की बात जो बैटरी है जिसको हम टॉर्च है उसमें कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ। विच टॉर्च विल थ्रो मोर लाइट ऑन अ वॉल। दीवार के ऊपर कौन सी ज़्यादा टॉर्च थ्रो करेगी रोशनी को। एट 5 मीटर डिस्टेंस, 5 मीटर के फासले पर। टिक इन द राइट बॉक्स। सही जो बॉक्स बने हुए हैं उनके अंदर टिक करेंगे। जो सवाल जवाब सही है उसके ऊपर टिक करेंगे। कौन से बैटरी ज़्यादा सामने वाली दीवार के ऊपर बैटरी लाइट थ्रो करेगी। तो सिंपल सी बात है, जिसके साथ रिफ्लेक्टर लगा हुआ है इधर से जो रोशनी निकलेगी इस बल्ब में से, इस तरफ आ जाए, अली की जो टार्च इसमें से रोशनी जो निकलेगी इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, हर तरफ जाएगी। जबकि सिद्रा की जो टार्च है इसमें से जब निकलेगी यहाँ जो रिफ्लेक्टर के साथ टकराएगी और यहाँ से सीधी सामने वॉल की तरफ आएगी। इधर से टकरा के फिर रिफ्लेक्ट होगी वॉल की तरफ, इधर से टकरा के वॉल की तरफ। तो इसकी जो रोशनी निकलेगी वो ज़्यादातर वॉल की तरफ, सामने वॉल की तरफ नहीं जाएगी बल्कि ऑल डायरेक्शन में जाएगी। ये जो है ये ऑल डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, लेकिन रिफ्लेक्टर से बाउंस होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद सामने वॉल पे जाएगी, तो ये ज़्यादा फोकस करेगी। तो इसको आपने टिक करना है, सिद्रास टॉर्च। कुछ और क्वेश्चन है जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ बैटरी। एक सादा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो एक बैटरी पर मुश्तमिल होता है। बल्ब, एक बल्ब के ऊपर एन इलेक्ट्रिक वायर और तार, इलेक्ट्रिक तार यानी बिजली की तार। इट्स इलेक्ट्रिक पाथ हैज़ ब्रोकन एंड द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग। इसका इलेक्ट्रिक पाथ जो है यहाँ पर, इसकी बात कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पाथ ब्रेक कर गया है, यानी करंट को यहाँ से फ्लो करना था लेकिन फ्लो नहीं कर पा रहा, यहाँ पर ब्रेक आ गई है क्योंकि यहाँ पर कुछ कनेक्शन बाकी है। वी वांट टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक पाथ। हम इस इलेक्ट्रिक पाथ को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। सो द बल्ब कैन लाइट अप बाई यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी, ताकि ये रोशनी का, ये जो बल्ब है ये रोशन हो सके, ये बैटरी को यूज़ करके, ये बल्ब, ये जो सेल है इसको इस्तेमाल करके, इसकी एनर्जी को यूज़ करके हम इसको रोशन कर सकें। उसके लिए हमें क्या करना है। वी हैव कॉटन बड। हमारे पास एक कॉटन बड है। कॉटन यानी रुई जिसको आप बोलते हैं, उस तरह की चीज़ है जो कॉटन बड जो अक्सर कानून के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, कानून की सफाई के लिए। अब प्लास्टिक बॉल पेन, एक बॉल पेन है जो प्लास्टिक की बनी हुई है। एंड आइसक्रीम स्टिक, और एक स्टिक है जिससे आप आइसक्रीम ये वाली कप में से खाते हैं। नेल, एक कील भी है। एंड अ की एंड अ पेंसिल, एक की भी हमारे पास मौजूद है और पेंसिल भी मौजूद है। विच थिंग शुड बी जॉइन विद द एंड्स ऑफ द वायर। हमें इस तार की इस जगह पर क्या चीज़ लगानी चाहिए सो दैट द इलेक्ट्रिक बल्ब सर्किट इज कंप्लीट, ताकि ये सर्किट कंप्लीट हो जाए एंड द बल्ब लाइट्स अप, और ये रोशनी, ये बल्ब जो है ये रोशन हो जाए। तो ये सिंपल सा सवाल है कि पूछ रहे हैं कि इन सारी चीज़ों में से कौन सी चीज़ ऐसी लगाएंगे कि ताकि हमारा बल्ब रोशन हो जाए, बीच में सर्किट टूट गया है। तो इनमें से वो चीज़ जो मेटल होगी उसको हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो मेटल की बनी हुई नेल है, ज़ाहिर है ये तो वुड है, लकड़ी में से तो करंट पास नहीं करती, पेंसिल में से भी नहीं करेगी। और पेंसिल के अंदर लेड ज़रूर लगी होती है, लेकिन दूसरी तरफ इसका देखें यहाँ पर रेजर लगी हुई है। फिर यहाँ पर देखें तीसरा कॉटन बड है, उसमें भी नहीं करेगी। कि किस मटेरियल की बनी हुई है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट चॉइस है वो है नेल। नेल अगर आप यहाँ पर लगा देंगे तो इसमें से करंट इजीली पास कर जाता है। प्रोजेक्ट हमें बच्चों के लिए जी, यू नीड द फॉलोइंग, लेट अस मेक अ टेलीफोन। एक टेलीफोन बनाने के लिए यू नीड द फॉलोइंग थिंग्स फॉर दिस प्रोजेक्ट। टेलीफोन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए।
टू पेपर कप्स, 2 कप्स चाहिए पेपर के बने हुए हैं जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं। टू स्मॉल पीस ऑफ छोटी 2 झाड़ियाँ चाहिए लकड़ी की, छोटी छोटी स्टिक्स। स्ट्रिंग और थिन वायर चाहिए। एक धागा चाहिए या तार ले लें, 7 मीटर उसका लंबाई भी चाहिए। पेंसिल और नेल फॉर मेकिंग होल्स इन पेपर कप्स, एक पेंसिल चाहिए और एक पेंसिल या आपको कील चाहिए नेल, ताकि आप कप में अंदर सुराख करने के लिए। तो छोटा सा दोनों कप्स की तरफ सुराख करके वो जो पिग होगी छोटी सी झाड़ी, वो धागे के साथ अंदर लगा के इसको अटका दें कप के अंदर, ताकि वो निकले ना बाहर। और दोनों तरफ बच्चा बोलेगा तो साउंड ट्रैवल करके जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, मीडियम के थ्रू वो ट्रैवल करके जाएगा। तो ये सादा सा एक्सपेरिमेंट है, बच्चे कर सकते हैं, वो शौक से करते हैं, उसको ज़रूर करवाइए ये भी। तो ये था जी चैप्टर, ये क्लोज हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और आपका एक मैसेज है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स और व्यूज़ ज़रूर दिया करें आप। Please subscribe to our channel too. And please don't forget to click the bell so you can be the first to receive all